नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसआरआई दवाइयों के डिसकंटिन्यू करने से किस तरह के सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। यहाँ हम उन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं एसएसआरआई दवाई जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ओसीडी जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। उन दवाइयों के डिसकंटिन्यू करने के बाद, मतलब या तो पेशेंट उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है या फिर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के बाद जब डिसकंटिन्यू कर देते हैं दवा को, तो कैसे कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक बने रहते हैं। क्योंकि यह तो माना हुआ फैक्ट है कि जब तक आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेंगे तब तक आपके बॉडी में सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आएंगे, जिसमें कि लिबिडो की कमी हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने में आते हैं। पर पिछले कुछ 10-15 सालों में ऐसी कुछ स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं जो कि बताती हैं कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं दवा के डिसकंटिन्यू करने के बाद भी। इस वीडियो में हम 3 केसेस की मदद से समझेंगे कि कैसे एसएसआरआई को बंद करने से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स बने रहते हैं। 3 अलग-अलग केसेस हमें इनसाइट देंगे, बताएंगे कि कैसे लोग इन साइड इफ़ेक्ट्स का एक्सपीरियंस करते हैं। यह माना हुआ फैक्ट है कि जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वाली दवाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम एसएसआरआई कहते हैं, इनके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे एनऑर्गेज़मिया, मतलब ऑर्गेज़म नहीं हो पाता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल्स में इरेक्शन में कमी आती है, और डिमिनिश्ड लिबिडो, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर में कमी आ जाती है, जो कि मेल फीमेल दोनों में देखने में आता है। शुरू में जो स्टडीज़ हुई थी एसएसआरआई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को लेकर, उनमें ऐसा बताया गया था कि 10% से भी कम ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। पर ज़्यादातर वैज्ञानिक और ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं उनका यही मानना रहा है हमेशा से कि ये जो स्टडीज़ थी शुरुआती, इनमें रिपोर्टिंग जो थी वो कम की गई थी, कम लोगों के इसमें डेटा को लिया गया था, और कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती थी ये बाइज्ड होती थी। कुछ अभी रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली लोगों से सिर्फ सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जब पूछा, तो ऐसा देखने में आया कि 83% पेशेंट, मतलब 83% ऑफ पेशेंट्स जो थे उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ देखी गई। पहले की जो स्टडीज़ हुआ करती थी वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को एक नॉर्मल या सिंपल साइड इफ़ेक्ट मान के छोड़ देते थे, मतलब वो इसको कोई बड़ी समस्या की तरह नहीं देखती थी। और जैसे बाकी के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उन्हीं में सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को भी इंक्लूड करके रिपोर्ट तो कर देते थे, पर अक्सर उसकी परसेंटेज को अंडर एस्टिमेट किया गया। कुछ लोगों में ये जो एसएसआरआई दवाइयों की वजह से जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए तो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, तब भी जब लोग एसएसआरआई की दवाइयां ले रहे हैं। मतलब कि यह आमतौर पे कहा जाता है कि दवा को शुरू करने के कुछ समय तक तो ये डिस्फंक्शन रहेगा, उसके बाद दवा लेता रहेगा पेशेंट, पर ये प्रॉब्लम चली जाएगी। और डॉक्टर्स बहुत भरोसा भी दिखाते हैं कि दवा को डिसकंटिन्यू करने के बाद तो ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है चला ही जाएगा। और डेटा भी काफ़ी हद तक ऐसा इस फैक्ट को सपोर्ट करता आया है कि एसएसआरआई दवाइयाँ लेते वक्त भी कई लोगों के सेक्सुअल डिस्फंक्शन रिजॉल्व हो जाते हैं, और जिन लोगों के ये डिस्फंक्शन रिजॉल्व नहीं हो पाते उनका डिस्फंक्शन दवा को डिसकंटिन्यू करने के बाद तो ऑलमोस्ट चला ही जाता है। पर कुछ ऑथर्स का ऐसा मानना है, मतलब ऑथर्स मतलब कि रिसर्चर्स, डॉक्टर्स का मानना है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग पूरी तरह से नॉर्मल पर रिटर्न नहीं कर पाती जो कि दवा लेने से पहले थी। कुछ मामलों में ऐसा होता है। डॉक्टरों के बीच 2 तरह के मत हैं। कुछ कहते हैं कि सेक्सुअल फंक्शनिंग नॉर्मल पर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं कर पाती जो कि दवा लेने से पहले थी, और कुछ का ऐसा मानना है कि काफ़ी समय लग जाता है कुछ पेशेंट्स को अपनी नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग को दोबारा से अटेन करने में। तो जितने डॉक्टर्स होंगे उतने ज़्यादा ये एक्सपीरियंसेस हमें देखने में आएंगे। पेशेंट्स भी अपनी अलग एक कहानी बताते हैं, डॉक्टर्स भी एक अलग कहानी बताते हैं, और रिसर्चेज में भी एक अलग कहानी देखने में मिलती है। पर क्योंकि हमारे को रिसर्च और साइंस के बेस पे बात करना है और उसके बेसिस पे हमें एक ओपिनियन या एक डायरेक्शन लेना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि रिसर्च क्या कहती है और किस तरह से कुछ केसेस की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि लोगों में किस तरह से एसएसआरआई को डिसकंटिन्यू करने के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन बना रहता है। अब हम बात करते हैं पहले केस के बारे में। केस का नाम हम देंगे डीके, हम जस्ट एक एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं। डीके जो कि एक 24 साल का आदमी है, उसको 20 मिलीग्राम साइटेलोप्राम 2001 फरवरी में डिप्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपने डिप्रेशन में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखा इस मेडिसिन की वजह से। दवा लेने के 1 महीने के अंदर उसने नोटिस किया कि उसकी सेक्सुअल डिजायर थोड़ी कम हो गई है, और उसमें एनऑर्गेज़मिया, मतलब वो
पूरी तरह से ऑर्गेज्म रीच नहीं कर पाता, ऐसा उसने देखा, बावजूद इसके कि उसको इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। एनऑर्गेज्मिया में मेल्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है डिलेड इजैकुलेशन की, या कई बार इजैकुलेशन हो ही नहीं पाता है बावजूद इसके कि उनका इरेक्शन प्रॉपरली हो जाता है। और कभी कभी किसी किसी केस में जहां पर इरेक्शन की भी प्रॉब्लम आए तो वहां पर एनऑर्गेज्मिया भी कॉमन हो जाता है। तो डीके जो था उसको दवा लेने के 1 महीने बाद ये जो साइड इफेक्ट्स थे ये सबसाइड हो गए, मतलब ऑलमोस्ट दब गए या खत्म से हो गए। सेक्सुअल डिजायर की प्रॉब्लम भी उसमें कम हो गई और एनऑर्गेज्मिया की प्रॉब्लम भी कम हो गई। 2 साल के बाद डीके ने ऐसा नोट किया कि उसकी जो लिबिडो है, सेक्सुअल डिजायर है, वो कम हो गई है, इरेक्शन में भी काफी प्रॉब्लम आती है उसे। पर इस बार यह देखा कि वो ऑर्गेज्म तक तो रीच कर पाता है, मतलब उसको इजैकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्लाइमेक्स पर वो रीच कर जाता है। 2003 के अंत तक उसकी जो लिबिडो थी वो बहुत कम हो गई, इरेक्शन तो ऑलमोस्ट उसकी हो ही नहीं पाती थी। बट इस बार भी उसकी क्लाइमेक्स की जो टेंडेंसी थी, एबिलिटी थी, वो इस बार भी इंटैक्ट रही। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि करीब करीब 3 साल तक डीके जो था वो एंटी डिप्रेसेंट दवाई लेता रहा, साइटैलोप्रेम वाली। तो अब क्या किया उसने, जब ये सारी प्रॉब्लम्स आई तो उसने मेडिकेशन डिसकंटिन्यू कर दी और उसको कोई खासे विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं हुए, जो कि ऐसे सारे दवाइयों को बंद करने के बाद अक्सर आ जाते हैं। पर उसके बाद भी उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो थोड़ी कमजोर ही रही है और साथ ही साथ उसके पेनिस में भी बहुत सेंसिटिविटी रिड्यूस हो चुकी है। चेस्ट में, एब्डोमेन में और भी कई जगहों पर उसकी जो सेंसिटिविटी है स्किन की वो रिड्यूस हो गई है, पेनिस भी उसमें इंक्लूडेड है। एग्जामिनेशन करने पर पता चला कि उसका जो एस्ट्राडायोल लेवल थे वो बढ़े हुए थे, उसको माइल्ड प्रोस्टेटाइटिस भी हो गया था। पर ये जो प्रोस्टेटाइटिस था ये 0.5 mg एनेस्ट्रोजोल को देने से काफी हद तक कंट्रोल में आ गया। प्रोस्टेटाइटिस के कंट्रोल में आने के बाद उसके जो लिबिडो और जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको इंप्रूव करने के लिए उसको बुप्रोपियोन की दवा भी दी गई, सेलेजिलिन दी गई, कैबरगोलिन भी दी गई, पर इन सब दवाओं से कोई खासा सक्सेस नहीं मिली उसके ट्रीटमेंट में। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ, जो कि केस है बीबी का, जो कि एक 27 साल की फीमेल है जिसको कि बहुत लंबे समय से इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, एंजाइटी थी और मॉडरेट डिप्रेशन था, जिसने कि 1998 दिसंबर में रिपोर्ट किया और उसको फ्लुओक्सेटिन 20 mg दवा दी गई। उसने स्लीप में और मूड में बहुत जल्दी इफेक्ट्स देखे। पहले 3 दिन में दवा शुरू करने के बाद उसकी जो सेक्सुअल डिजायर थी उसमें बहुत कमी आई, मतलब लिबिडो में कमी आई, और साथ ही साथ जेनिटल और निप्पल की सेंसिटिविटी में भी कमी आ गई, और साथ ही साथ इसके बाद उसमें एनऑर्गेज्मिया के कंप्लेंट भी देखी गई। पर फिर भी उसने सोचा कि मैं थेरेपी को कंटिन्यू करती हूँ, मेडिसिन लेती रहती हूँ। थोड़े समय तक उसने ली क्योंकि उसके मूड में इंप्रूवमेंट आ रही थी। 7 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद उसने फ्लुओक्सेटिन दवा लेनी बंद कर दी। कुछ जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उसके सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, वो कभी दोबारा रिवर्स नहीं हो पाए, वो दोबारा कभी नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग पर रिटर्न नहीं कर पाई। ऑर्गेज्म करने की कैपेसिटी तो उसकी इंप्रूव हो गई काफी हद तक, पर उसमें इंटेंसिटी की कमी देखी गई और साथ ही साथ कई कई दिन बाद उसको ऐसा ऑर्गेज्म महसूस होता था, एक्सपीरियंस होता था, जो कि पहले अक्सर नहीं हुआ करता था। दवा शुरू करने से पहले, डिप्रेशन से पहले उसमें ऑर्गेज्म जल्दी रीच हो जाया करता था और वो अक्सर रेगुलरली ऑर्गेज्म को एक्सपीरियंस करती थी। पर दवा के डिसकंटिन्यू करने के बाद ऑर्गेज्म तो उसको एक्सपीरियंस होता था, पर उसकी इंटेंसिटी कम थी और साथ ही साथ कई कई दिन तक उसे ऑर्गेज्म नहीं एक्सपीरियंस हो पाता था। और जो उसकी वेजाइना में और निप्पल्स में जो सेंसिटिविटी थी वो भी थोड़ी बहुत ही रिटर्न करी। धीरे 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 उसमें सेक्सुअल डिजायर की कमी बढ़ती गई और ऑलमोस्ट 0 पहुंच गई। जबकि प्यूबर्टी से अब तक, जब तक उसने दवा लेनी शुरू की थी, तब तक वो काफी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर अक्सर एक्सपीरियंस करती थी। जुलाई 2000 में और फरवरी 2005 में जब टेस्ट किए गए तो उसके सेरम का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था और एस्ट्राडायोल लेवल थे वो नॉर्मल रेंज में पाए गए। अब बात करेंगे तीसरे केस की। AH जो कि 30 साल का एक आदमी है, उसको 50 mg सर्ट्रेलिन दी गई क्रोनिक डिप्रेशन के लिए और क्रोनिक इंसोम्निया के लिए 1999 में। मेडिसिन शुरू करने के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने सेक्सुअल डिजायर में बहुत भारी कमी देखी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी करीब करीब मॉडरेट लेवल ऑफ उसने कमी देखी और ऑर्गेज्म उसको नहीं हो पाता था और बहुत लंबा समय लग जाता था उसको इजैकुलेट करने में। इजैकुलेट का जो सेमेन का जो वॉल्यूम था वो भी बहुत कम हो गया था और साथ ही साथ जेनिटल्स में नंबनेस महसूस की उसने, सेंसेशंस में कमी महसूस की। पर फिर भी वो दवा लेता गया इस उम्मीद से कि मूड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नींद भी अच्छी हो गई है और साथ साथ वक्त के साथ ये साइड इफेक्ट शायद चले जाएंगे।
5 हफ्ते बाद भी जब ये साइड इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए सेक्सुअल वाले, तो उसने सर्ट्रेलिन लेना डिसकंटिन्यू कर दिया। साइड इफेक्ट्स जो थे वो उसके मेडिसिन को रोकने के बाद बंद नहीं हुए और वो अभी तक एज इट इज उन्हीं साइड इफेक्ट्स के साथ जी रहा है, जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन को रिवर्स करने की कोशिशें की गई, सिल्डेनाफिल ली गई, सप्लीमेंट लिए गए टेस्टोस्टेरोन के और कुछ हर्बल रेमेडी ली गई, पर इन सब से कोई सक्सेस आज तक उसको नहीं मिल पाई है। तो ये रहे 3 केस, एक डीके का जो कि 24 साल का आदमी है, बीबी जो कि 27 साल की फीमेल है और साथ ही साथ एएच जो 30 साल का मेल है। सभी अपने यंग एज में हैं और सभी ने काफ़ी लंबे समय तक अपने सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कमी देखी है। ये जो केसेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये 2006 में रिपोर्ट किए गए थे, तो ज़्यादातर जो आपको जो डिटेल्स मिल रही हैं वो 2000 से 2006 के बीच के केसेस की यहाँ पर दी गई है। अब हम बात करेंगे कि ये सब जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखे गए इनके बारे में साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है। बहुत सारे बायोकेमिकल और न्यूरोकेमिकल चेंजेस अक्सर आ जाते हैं एसएसआरआई के यूज के बाद, जिनकी वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स अक्सर देखने में आते हैं। मूड पर जो इफेक्ट होते हैं एसएसआरआई दवाई के, जिसको इमोशनल ब्लंटिंग कहते हैं, वो भी अक्सर नोटिस की जाती हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के साथ साथ। मतलब इमोशंस में भी लोगों को अक्सर एक नम्बनेस, एक ब्लंटिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ज़्यादा इमोशंस वो फील ही नहीं कर पा रहे, या इमोशंस जो है वो उनकी बिल्कुल सुन्न सी हो गई हैं। कई बार उनकी इमोशंस की इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। तो डिप्रेशन से पहले या बहुत साल पहले जो वो खुशी महसूस करते थे, उदासी महसूस करते थे, उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है, जो कि एसएसआरआई दवाइयों के बाद नॉर्मली देखने में आता है। डॉक्टर्स ये नहीं जानते कि कई पेशेंट्स में एसएसआरआई दवाई को डिसकंटिन्यू करने के बाद ये जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं ये चले क्यों जाते हैं। मतलब ये बात सच है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है इन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स से ज़्यादातर पेशेंट्स में। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर दोबारा से नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग रिटेन हो जाती है, बेसलाइन पर वो आ जाते हैं जब वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लेना बंद करते हैं एसएसआरआई वाली। इसीलिए ये बहुत कॉमन धारणा है डॉक्टरों में कि एसएसआरआई दवाइयों को लेते टाइम शायद सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, बट उन दवाइयों को छोड़ने के बाद ये डिस्फंक्शंस चले जाएंगे। पर जैसा कि रिसर्च बता रही है, अभी जो रिसेंट जो रिपोर्ट की गई है वो ये कहती है कि स्मॉल माइनॉरिटी, थोड़े से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता, उनकी जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है वो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो पाती और वो कई सालों तक इस तरह का जो इम्पेयरमेंट है सेक्सुअल लेवल में, सेक्सुअल फंक्शनिंग में, वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 केसेस बताए गए, इनमें भी ऐसा ही देखने में आया। तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा देखने में आता है कि जो एसएसआरआई दवाइयां हैं उनसे हमारे न्यूरॉन्स में कुछ एडेप्टिव चेंजेस आ जाते हैं। मतलब न्यूरॉन्स को जब एसएसआरआई दवाइयां मिलती रहती हैं उनके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है, जब वहाँ पे एसएसआरआई दवाइयां जाकर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी में बदलाव लाती हैं, तो लंबे समय के बाद न्यूरॉन्स जो है वो अडेप्ट कर जाते हैं इन चेंजेस की वजह से, जो कि एसएसआरआई दवाइयों की वजह से आ रहे हैं। और ये चेंजेस जो है न्यूरॉन्स के अंदर, ये उनके ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से आते हैं। तो सेरोटोनिन को कैरी करने वाले कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि उनके न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, और वो उन्हें एक्सॉन बल्ब पे जाके, जो कि बिल्कुल एंड होता है किसी न्यूरॉन का, वहां पर जाके उन सेरोटोनिन केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं या जो दूसरे न्यूरॉन में जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन को या तो छोड़ते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और रिसेप्टर प्रोटीन उनको रिसीव करते हैं ताकि अगले सेल तक केमिकल कम्युनिकेशन हो पाए और पेशेंट का जो मूड है और जो थिंकिंग लेवल है वो नॉर्मल बन पाए। पर इन सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स के और रिसेप्टर्स के लेवल में भी फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से एसएसआरआई दवाइयां जो हैं वो अपना असर ला पाती हैं। इन्हीं के साथ कुछ जेनेटिक चेंजेस भी आ जाते हैं एसएसआरआई दवाइयों के लेने की वजह से, जो कि न्यूरॉन्स में आते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इन जेनेटिक चेंजेस की वजह से ही एक पेशेंट जो है वो दवा छोड़ने के बाद भी नॉर्मल मूड फंक्शनिंग शो कर पाता है। मतलब उसका मूड जो है वो नॉर्मल रह पाता है, क्योंकि ये जो एसएसआरआई केमिकल्स हैं जिनको कि रिसेप्टर प्रोटीन्स उठाते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स उनको उनके न्यूक्लियस तक ले जाते हैं, और इससे उनके जेनेटिक लेवल पर जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, और उन आरएनए और जीन्स में चेंजेस की वजह से ही पेशेंट जो है वो नॉर्मल रह पाता है दवा को डिसकंटिन्यू करने के बाद भी। तो इस तरह से काफी सारा जेनेटिक और केमिकल चेंज आता है जो कि परसिस्टेंट है, बना रहता है न्यूरॉन्स में एसएसआरआई दवाइयों की वजह से, और ये मूड को इंप्रूव करने में, डिप्रेशन या ओसीडी के सिम्टम को दूर करने में जरूरी होते हैं। और यही वजह है कि ये जो पूरा जो चेंज है जेनेटिक लेवल पर, इसको आने में बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की जो दवाइयां हैं
एसएसआरआई दवाइयां जो हैं वो अपना असर लाने में बहुत देरी कर देती हैं। तो एसएसआरआई दवाइयों की वजह से जो देरी आती है, बायोकेमिकल चेंजेस, सेल लेवल पर जो मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, इनमें बहुत समय लगता है। किसी भी पेशेंट को डिप्रेस होने में भी समय लगता है, एकदम से कोई डिप्रेस नहीं हो जाता। और किसी भी पेशेंट को डिप्रेशन से दूर होने में एसएसआरआई दवाइयों की मदद से भी समय लगता है, जो कि इन सब चेंजेस के सेल लेवल पर होने में टाइम लग जाता है। तो एसएसआरआई दवाइयां क्या कर रही हैं, असर तो ला रही हैं, पर वो समय बहुत लेती हैं। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि दवा को बंद करने के बाद ये जो जेनेटिक चेंजेस हैं, जो कि जीन एक्सप्रेशन में जो चेंजेस आने होते हैं, ये अपने नॉर्मल लेवल तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं वो लोगों में लंबे समय तक बने रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये एसएसआरआई दवाइयां जेनेटिक लेवल पर, केमिकल लेवल पर, सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर पूरे जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो नहीं ला पाती, जिसकी वजह से दवा को डिसकंटिन्यू करने के बाद भी वो एक एबनॉर्मल से और एक अधूरे से स्टेट में बनी रह जाती हैं, जिसकी वजह से लोग लंबे समय तक भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। और ये भी देखने में आता है कि जो लोग अचानक से अपने आप दवाएं डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उनके ये जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है न्यूरॉन्स में, ये पूरी नॉर्मल लेवल तक रीच ना कर पाने के कारण उनमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स जो आते हैं एसएसआरआई दवाओं की वजह से, वो बने रह जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि एसएसआरआई दवाई जो जेनेटिक चेंजेस है वो पूरे एप्रोप्रिएट ले आए, पेशेंट को पुराने लेवल पर, पुराने जो मेंटल स्टेट है उस पर ले जाए, और उसके बाद धीरे धीरे ये दवाइयां बंद की जाएं, ताकि थोड़े टाइम के बाद ज्यादातर पेशेंट सेक्सुअल डिस्फंक्शन से क्योर हो जाएं, या उनके अंदर वो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो रिलीव हो जाएं, रिवर्स हो जाएं। पर क्योंकि पेशेंट अक्सर छोड़ देते हैं दवाइयां, और साथ ही साथ कई बार डॉक्टर्स भी दवाओं को चेंज करने में या दवाओं को डिसकंटिन्यू करने में अपने डिसीजन एप्रोप्रिएट नहीं ले पाते, क्योंकि हमें ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता, इस वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो बना रह सकता है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कारण है जो कि डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि मेल्स में, आदमियों में जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस होती है, HPT एक्सिस, जिसमें कि अलग अलग 3 ग्लैंड्स मिलकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पैदा करती हैं, उसके लेवल्स को मेंटेन करती हैं, इस एक्सिस में इंटरप्शन मतलब रेगुलेशन में प्रॉब्लम लाती है एसएसआरआई दवाइयां। तो जो सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि सेरोटोनिन बढ़ने की वजह से ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बढ़ जाएंगे, और जो हाइपोथैलेमस के एरिया में ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हैं उनके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। और कई लोगों में एसएसआरआई दवाइयों की वजह से बढ़े हुए सेरोटोनिन लेवल्स हाइपोथैलेमस की इस एक्टिविटी को इस हद तक अफेक्ट कर देते हैं कि कई पेशेंट्स में ये जो हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटी है ये पूरी तरह से नॉर्मल पर नहीं पहुंच पाती, जो कि एसएसआरआई दवाइयों को लेने से पहले थी। मतलब कि डिप्रेशन की वजह से किसी में लिबिडो कम हो, वो तो अलग मैकेनिज्म से होगी ब्रेन में, पर एसएसआरआई दवाइयां स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी में इंटरफेयर करके उसकी जो ओवरऑल एबिलिटी है टेस्टोस्टेरोन को पैदा करने की, वो कम कर देती हैं, जिस वजह से लोगों में लिबिडो की कमी या इरेक्शन की कमी अक्सर महसूस होती रहती है काफी समय बाद भी सेरोटोनिन दवाइयां छोड़ने के। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को ओसीडी के लिए एसएसआरआई दवाइयों से ट्रीटमेंट दिया गया, खासकर की एक स्टडी थी जिसमें कि एडोलेसेंट पेशेंट्स थे, उनमें जब पैरोक्सिटिन दवा दी गई तो उससे उनके ब्रेन के अंदर जो एमिगडाला होता है, जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है, उसके लेफ्ट पार्ट में जो ओवरऑल सेल्स का जो वॉल्यूम था, मतलब जो सेल की जो पूरी डेंसिटी थी, वो कम हो गई। और ये पार्ट जो है ब्रेन का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो विजुअल इरोटिक स्टिमुलाई है उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो अगर पॉर्न मूवी भी देख रहे हैं तो वो पॉर्न मूवी देखने के बावजूद भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन बॉडी के अंदर नहीं होगी, बावजूद इसके कि हमें विजुअल स्टिमुलस मिल रहा है। या फीमेल सामने होने पर भी पूरी तरह से बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगी, क्योंकि ये जो लेफ्ट एमिगडाला वाला जो एरिया है इसके अंदर ओवरऑल सेल्स जो है वो कम हो गए हैं, न्यूरॉन्स में कमी आ गई है। और ये ऐसे सारे दवाइयां पैरोक्सिटिन के लेने की वजह से हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, पहले बात की केमिकल चेंजेस की, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी में हार्मोन के पैदा करने में कमी आती है, न्यूरॉन्स के अंदर जो सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और जो जीन एक्सप्रेशन है उसको नॉर्मल पर रिटर्न करने में टाइम लग जाता है। यहां पर तो बात हो रही है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ जाते हैं, एमिगडाला का वॉल्यूम ही छोटा हो जाता है, कम हो जाता है।
कुछ पेशेंट्स में तो ये वॉल्यूम जो है वो ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद रिवर्स कर जाता है, मतलब थोड़े टाइम बाद ये जो एमिग्डाला का वॉल्यूम है ये नॉर्मल पे रिटर्न कर जाएगा SSRI दवाइयां छोड़ने के बाद। पर कुछ पेशेंट्स में ये कभी दोबारा रिवर्स नहीं हो पाता। तो ये वो लोग हैं जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन अक्सर लंबे समय तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि जिन पेशेंट्स को SSRI की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हुआ था, उनको डोपामाइनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट दी गई, एमिनेप्टिन। तो इस दवा को स्विच करने के बाद, जब उनको डोपामाइनर्जिक वाली जो एंटी डिप्रेसेंट दी थी, इसको देने के बाद 55% जो पेशेंट्स थे उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन मौजूद रहा 6 महीने बाद भी। मतलब 6 महीने बाद जब दोबारा उनकी सेक्सुअल फंक्शनिंग असेस की गई तो 55% पेशेंट्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन मिला। जबकि उन लोगों को जिनको सिर्फ एमिनेप्टिन दवा से ही ट्रीटमेंट दिया गया था, उनमें सिर्फ 4% लोगों ने 6 महीने बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन रिपोर्ट किया। मतलब SSRI दवा दिया, फिर उसको स्विच कर दिया एमिनेप्टिन पे और देखा कि ज्यादातर लोगों में 6 महीने बाद भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन मौजूद है। और जिन लोगों को सिर्फ एमिनेप्टिन दी, उनमें 4% पेशेंट्स में ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन मिला। तो SSRI का बहुत बड़ा इंपैक्ट था उनके अंदर प्रोलॉन्ग्ड, मतलब परसिस्टेंट सेक्सुअल डिस्फंक्शन लाने का। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसी और भी बड़ी सारी स्टडीज की जानी ज़रूरी हैं जिससे कि SSRI दवाइयों के सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझा जा सके, उनकी फ्रीक्वेंसी को समझा जा सके, कितने समय तक ये इफ़ेक्ट्स बने रहते हैं आमतौर पर ये जाना जा सके, इसकी सिवेरिटी का पता चल सके, और इसके जो न्यूरोकेमिकल, स्ट्रक्चरल, जो भी इटियोलॉजिकल, मतलब जो कॉजल चेंजेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनको भी पता किया जा सके। इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ होनी ज़रूरी हैं। ये जो केस स्टडीज़ थी, इनसे काफ़ी हद तक इंसाइट मिली होगी आपको समझ में आया होगा कि जो एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हैं वो कुछ लोगों में ही कॉमन है। हालांकि ज़्यादातर लोग सेक्सुअल साइड इफेक्ट से रिकवर कर जाते हैं अपने आप, और यही वजह है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स में ऐसी ही धारणा है कि दवा छोड़ने के बाद प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और कई पेशेंट्स तो दवा लेते हुए भी अच्छी लिबिडो अटेन कर लेते हैं, थोड़ा टाइम का लॉस रहता है और वो फिर से दोबारा से अपनी लिबिडो को अटेन कर लेते हैं, और इरेक्शन प्रॉब्लम्स भी उनमें रिकवर हो जाती हैं। इस वजह से डॉक्टर्स भी इस तरह के साइड इफेक्ट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते कई बार। पर जैसा कि बताया कि कुछ पेशेंट्स ही हैं ऐसे जिनमें कि लंबे समय तक ये इफेक्ट्स बने रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसे साइड इफेक्ट्स को लंबे समय से एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डॉक्टर से बात ज़रूर करें, कि उनको बताएं और उनसे पूछें, डिटेल में उनसे जानकारी लें कि वो किस तरह से इस तरह के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आपकी डोजेज में, आपकी दवा की कैटेगरी में आपको अलग से कुछ दवा देकर आपके इस सेक्सुअल साइड इफेक्ट को रिवर्स करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है और डॉक्टर को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स इस फैक्ट को इग्नोर ही करेंगे कि जैसे कि आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट बहुत माइनर लेवल के हैं। हालांकि यहाँ एक और बात देखने की है कि इस वाली वीडियो में तो मैंने आपसे पूरा डेटा डिस्कस नहीं किया है, पर यह भी कहना ज़रूरी होगा कि क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स में ये सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी कई लोगों को ज़रूरत नहीं है। पर अगर लंबे समय तक ये सिम्टम्स बने हुए हैं, दवा छोड़ने के बाद भी ये सिम्टम्स बने हुए हैं, तो डॉक्टर्स को इस बारे में रिपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आपका डॉक्टर आपको कोऑपरेट नहीं करता है तो बेटर होगा कि डॉक्टर आप बदल लें। क्योंकि जब तक इसके बारे में प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं आ जाती FDA द्वारा, जब तक कोई ब्लैक बॉक्स वार्निंग या किसी भी तरीके की कोई बॉक्स वार्निंग नहीं दी जाती, तब तक डॉक्टर्स भी अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में इस सेक्सुअल डिस्फंक्शन को सीरियसली नहीं लेंगे। हालांकि कुछ डॉक्टर्स जो कि बहुत ध्यान देते हैं पेशेंट की कंडीशन का, उनकी वरीज और उनके कंसर्न्स का, वो इस बारे में ज़रूर ध्यान से सुनते हैं और एप्रोप्रिएट दवाएँ, उनकी डोजेस को मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। पर ज़्यादातर डॉक्टर्स इस प्रैक्टिस को नहीं अपनाते और वो पेशेंट को कहते हैं कि भाई दवा लेते रहो, दवा का असर आता रहेगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, क्योंकि डॉक्टर्स इस तरह से शायद कोऑपरेट ना करें। ये आपके ऊपर है कि आप दवा कंटिन्यू करना चाहते हैं या दवा को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसा कि मैं फिर कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी सीवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी को देख लें। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। ऐसा ना हो कि दवा का जो डिप्रेशन पर इफेक्ट आना है वो भी ना आ पाए और सेक्सुअल डिस्फंक्शन के डर के कारण आप दवा भी छोड़ दें, और वो डिस्फंक्शन जो कि शायद समय के साथ चला भी जाए पर उसके चक्कर में आप अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सबसे कॉमन दी जाने वाली दवाइयाँ SSRI ही होंगी, ज़्यादातर डॉक्टर यही दवा देंगे। तो अगर आपके लिए डिप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो आप दवा को कंटिन्यू रखें।
इस बारे में मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा क्योंकि इस बारे में कोई ऐसी साइंटिफिक वैलिडेटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि क्या सजेशन दी जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में कोई बहुत वेल इन्फॉर्म्ड या बहुत सटीक आपको किसी भी तरह की एडवाइस नहीं दे सकता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, आपको डेटा शेयर कर सकता हूँ, आपके सामने जो भी कॉजल मैकेनिज़म्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में सिर्फ जानकारी आपसे साझा कर सकता हूँ, बाकी निर्णय आपको लेना है। ध्यान ज़रूर रखें कि दवा छोड़ने का जो निर्णय है वो इस बात पर ध्यान देकर हो कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट और डिप्रेशन पर जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं दवाओं के, इन दोनों में से आपको किसका चुनाव करना है, कौन-सा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जो कि जैसे बड़ी उम्र के हैं या जिनके बच्चे हो चुके हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उनका अभी सेक्सुअल इंटरेस्ट एज़ सच भी नहीं रहा है, उनके लिए शायद ये निर्णय लेना कि मुझे दवा कंटिन्यू करनी चाहिए, ये मुश्किल नहीं होगा ये डिसीज़न। पर जो लोग यंग हैं, शादीशुदा नहीं हैं या शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, उनको शायद इस मामले में ज़्यादा चिंता हो सकती है। पर निर्णय आपका है, आपको सोच समझ के लेना है, ध्यान दें, देखें। बहुत सारे ऐसे मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग कहते हैं, उनके बहकावे में ना आएँ, अपना डिसीज़न अपने हिसाब से लें। जानकारी अच्छी लेना ज़रूरी है, अच्छी बात है, ज़्यादा सोर्सेज़ से जानकारी लें, पर किसी भी ऐसी मीडिया रिपोर्ट में, किसी डिस्कशन फोरम की बातों में ना आएँ जिसमें कि लोग सिर्फ वही आपको मिलें जो कि ज़्यादातर प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। जहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लोग आपको सजेशन देते दिखाई दें जिनके लिए ये समस्या जो है ये बहुत मैटर करती है या उनके लिए समस्या जो है वो लंबे समय से बनी हुई है। बहुत सारे लोग जो एंटी डिप्रेसेंट दवा लेने के बाद सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट से रिकवर कर चुके हैं, वो कभी भी आपको डिस्कशन फोरम्स पर नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए किसी भी तरीके की बायस्ड इन्फॉर्मेशन लेने से बचें। अपने जो रिसोर्सेज़ हैं, आपके इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेज़ हैं, उन पर जजमेंट सही तरह से लें, सोची समझी जजमेंट लें। जल्दी में आकर कम सोची समझी जजमेंट लेने की बजाय बेटर जजमेंट लेना फ़ायदेमंद होगा। पेशेंस के साथ अपने ट्रीटमेंट को अप्रोच करें क्योंकि वैसे भी काफ़ी सारे और दूसरे साइड इफ़ेक्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सकते हैं जिनको कि दूर करने के लिए आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना होगा, तभी आप देख पाएंगे कि आपके ट्रीटमेंट का क्या इफ़ेक्ट आया है। ज़्यादातर वो लोग जो कि लंबे समय तक साल 2 साल 4 साल 6 साल से दवाएं ले रहे हैं SSRI, उन पर ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने में आ सकते हैं। हालांकि इस बारे में मैं फ़िलहाल कोई ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा कोई रिसर्च फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। अगर होता है तो मैं आगे आपसे ये जानकारी शेयर करूँगा और रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपसे इस बारे में शेयर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सवाल पूछें, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।